जय हिंद एवरीवन। जैसा कि प्रॉमिस किया गया था कि आपको CHSL एग्ज़ाम होने से पहले पहले हम 50 टेस्ट पेपर आपके लिए लेकर आएंगे और आज से हमने वो कार्यक्रम शुरू भी कर दिया है। आज से अब एक दिन गैप करके हर दूसरे दिन आपको एक टेस्ट पेपर का सोल्यूशन आपको यूट्यूब पे मिल जाया करेगा, राइट। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इसमें हम पूरे डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 25 तक कोशिश करेंगे कि हर चीज़ के बारे में एक डिटेल स्टडी करें, राइट। उसमें आने यूज़ होने वाले छोटे छोटे वर्ड के टर्मिनोलॉजी कैसे यूज़ होते हैं और किस तरीके से सेंटेंस में यूज़ करते हैं, कहाँ पे किस तरीके से स्पॉटिंग एरर को पकड़ा जाता है। ये नहीं कि आप यहाँ पे ये नहीं होगा, इसके जगह पे ये होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, इसके लिए भी इसको भी हम लोग पूरा डिस्क्राइब करके, यानी कि हर एक छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देते हुए हम इस पर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो आपको एक अटैचमेंट जो दिया गया था टेलीग्राम चैनल पे, या आप डिफेंस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे आप देख सकते हैं, या फ्री इंग्लिश ऐसे करके भी एक वो बना हुआ है, फ्री इंग्लिश SSC इंग्लिश प्रैक्टिस, ऐसे भी एक चैनल बना हुआ है टेलीग्राम चैनल पे। तो वहाँ पे भी अटैचमेंट सेंड किया गया है, वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं आप। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है स्पॉटिंग एरर से क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को करने के लिए हमने इन सारी चीज़ों को डिस्क्राइब किया हुआ है, राइट। क्वेश्चन ये है, इसमें आपको स्पॉटिंग एरर ढूंढना है कि किस पार्ट में गलती है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा हुआ दीज डेज जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आर नॉट एज बेटर एज दे यूज्ड टू बी इन द अर्ली 70s। ध्यान दीजिएगा, सेंटेंस तो पहले आपको समझ में आना चाहिए, समझ में आएगा तभी तो बता पाएंगे कि यहाँ पे सेंस गलत निकल रहा है और इस वर्ड की वजह से गलत निकल रहा है, राइट। तो यहाँ पे बात हो रही है अर्ली 70s में जॉब अपॉर्चुनिटी की, और इस समय से कंपैरिजन किया जा रहा है कि इस समय जॉब अपॉर्चुनिटीज़ सही है या उस समय सही थी, राइट। तो यहाँ पे एक चीज़ देख रहे होंगे, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आर नॉट एज बेटर एज दे यूज्ड टू बी इन द अर्ली 70s, यानी कि इस समय बेटर नहीं है, उस समय जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी हुआ करती थी। 70s की बात हो रही है। यहाँ पे एक यूज़ किया गया है टर्मिनोलॉजी एज बेटर एज, राइट। अगर मैं आपको ये बताऊं कि एज का जब हम यूज़ करते हैं सेंटेंस में, जब एडवर्ब की तरह हम यूज़ करते हैं, तो इनके बीच में यहाँ पे ये एडजेक्टिव आता है, और ये एडजेक्टिव कंपैरेटिव डिग्री में यूज़ किया जाता है, सॉरी पॉजिटिव डिग्री में हमेशा यूज़ किया जाता है। रीज़न इसके पीछे क्या है कि एज का ऑलरेडी यूज़ हम कंपैरिजन, व्हेन वी कंपेयर टू पीपल और थिंग्स और टू सिचुएशंस, तो जब हम एडवर्ब की तरह यूज़ करते हैं तो इनको इस सेंस में यूज़ करते हैं जब दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में कंपैरिजन किया जाता है या सिचुएशन के लिए कंपैरिजन किया जाता है। तो ऑलरेडी जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो एडजेक्टिव को हम कंपैरेटिव डिग्री में यूज़ नहीं कर सकते, हम इसको पॉजिटिव डिग्री में ही यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये जाने कि एज को हम कितने तरीके से यूज़ कर सकते हैं, तब आपके एक नॉलेज में कुछ इजाफा हो जाएगा कि भाई एज को हम इतने तरीके से यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे हमने एज को दिखाया 3 तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। प्रेपोजिशन के रूप में, एडवर्ब के रूप में और कंजंक्शन के रूप में। अच्छा, हम देखेंगे कि जब प्रेपोजिशन के रूप में एज को यूज़ करते हैं तो वहाँ पे क्या सेंस निकलता है, हम कंजंक्शन के रूप में यूज़ करते हैं तो वहाँ पे एज का क्या सेंस निकलता है, और जब हम एज को एडवर्ब के रूप में यूज़ करते हैं तो कब करते हैं और वहाँ पे क्या सेंस निकलता है, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल से मैंने समझाने की कोशिश करी है, लेकिन अभी तक तो मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल सेंटेंस में देखते हुए आप पहचान जाएंगे कि ये एज को यहाँ पे प्रेपोजिशन, यहाँ पे कंजंक्शन, यहाँ पे एडवर्ब की तरह यूज़ किया गया होगा, ठीक है। एक चीज़ और भी ध्यान में देना चाहिए, कॉम्पिटिटर्स को हमेशा हर पहलुओं पर ध्यान देना पड़ेगा, यानी कि एक वर्ड को आप जानते हैं कई तरीके से हम यूज़ करते हैं, तो उन सारी चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, हर चीज़ों को देखना पड़ेगा यहाँ पे एज को हमने यूज़ किया है तो कैसे यूज़ किया है, ठीक है। तो आप देखें, लिखा हुआ पहला सेंटेंस है, द बॉम्ब वॉज डिस्गाइज्ड एज अ पैकेट। नाउ जाहिर सी बात है यहाँ पे एक प्रेपोजिशन के रूप में यूज़ किया गया है, और ये अ पैकेज जो है इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ठीक। तो यहाँ पे एज का क्या सेंस निकल रहा है, द बॉम्ब वॉज डिस्गाइज्ड एज अ पैकेज अपीयरिंग टू बी समबडी समथिंग एल्स। तो यहाँ पे यूज़ हो रहा है, एज का मतलब निकल रहा है अपीयरिंग टू बी समबडी और समथिंग एल्स, यानी कि जो जैसा है वो ऐसा है नहीं एग्जैक्टली। ये बॉम्ब है जो पैकेट के रूप में डिस्गाइज किया गया है, उसके रूप को बदला गया है, बॉम्ब नहीं दिख रहा है, वो एक पैकेज के रूप में दिख रहा है, ठीक है। इसीलिए मैंने लिखा अपीयरिंग टू बी समबडी समथिंग एल्स, ठीक। तो यहाँ पे एक प्रेपोजिशन के रूप में, और ये सेंस दे रहा है। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। दूसरा सेंटेंस भी देख लेते हैं, सेम एज ऐसे ही है,
दे वर ऑल ड्रेस्ड एज क्लोन्स, मतलब उन लोगों ने सब जितनी भी ड्रेस लोगों ने पहन रखी है वो सब क्लोन्स की तरह दिख रहे हैं। क्लोन्स क्या होते हैं? जोकर होते हैं, ठीक है। लेकिन वो एग्जैक्टली वो ड्रेस है, वो जो ड्रेस पहना है वो क्लोन्स के नहीं है, लेकिन उस तरीके से अपीयर हो रहे हैं, दिख रहे हैं, ठीक। तो ये भी एक प्रेपोजिशन के रूप में यूज किया गया, ठीक। कंजंक्शन नहीं है। कंजंक्शन जब होता तो दो सेंटेंसेस क्लॉजेस को जोड़ने का काम करता, तो ये कंजंक्शन नहीं है। इसके बाद से देखना इसका ऑब्जेक्ट आ रहा है ऐसे। ये सेंटेंस भी देख सकते हैं, शी वर्क्स एज अ कोरियर, यहां पर भी प्रेपोजिशन है, ऐसे भी सेंटेंस को यूज कर सकते हैं। ट्रीट मी एज अ फ्रेंड, ऐसे भी सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है। ये चीज़ें आप हूबहू ऐसे ही ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी में आप पा सकते हैं। ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी में ये होता है कि हर एक चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि अगर आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी को आप फॉलो करें, या कोई भी अच्छी डिक्शनरी, मुझे तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी अच्छी लगती है, वेबस्टर्स भी यूज़ कर सकते हैं आप, थेसॉरस भी यूज़ कर सकते हैं, तो उसमें हर एक वर्ड को बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है कि इस वर्ड को हमें कैसे यूज़ करना चाहिए, ठीक है। होता ये है कि आप इसकी बस हिंदी देख लेते हैं और उतना ही पढ़ के फिर ख़त्म कर देते हैं, तो आधी अधूरी हो जाती है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये एज के यूसेस आपको प्रेपोजिशन के रूप में कैसे यूज़ किए जाते हैं बखूबी समझ में आ गया होगा। चलते हैं अब हम देखते हैं एडवर्ब की तरह सेंटेंस में जब हम एज को यूज़ करते हैं तो इसका क्या सेंस निकलता है। देखिए यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, लेकिन देखते हैं इसमें क्या सेंस निकल रहा है। लिखा हुआ यू आर एज इंटेलिजेंट एज योर सिस्टर। अब देखिए हूबहू यही सेंटेंस है, इसी तरीके का यहाँ पे लिखा गया है। एडवर्ब के रूप में जब हम यूज़ करते हैं एज को, तो हम एज के साथ एज यूज़ करते हैं व्हेन वी आर कंपेयरिंग टू पीपल और टू थिंग्स और सिचुएशन, ठीक है। तो यहाँ पे हम कंपेयर कर रहे हैं, मैं लिख देता हूँ व्हेन we compare two people oblique things or two situations, ठीक है। तो यहां पे देख रहे हैं कंपैरिजन किया जा रहा है, यू आर एज इंटेलिजेंट एज योर सिस्टर, मतलब तुम भी उतने ही इंटेलिजेंट हो जितना कि तुम्हारी सिस्टर है। यहां पे कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ नहीं हुआ है, पॉजिटिव डिग्री का ही यूज़ किया गया है। अगेन इस सेंटेंस में देख सकते हैं लिखा हुआ ही डज नॉट अर्न एज मच एज मी, ठीक, एज मच एज मी, मतलब वह उतना ज़्यादा नहीं कमाता जितना मैं कमाता हूँ। इट इज़ नॉट एज टफ एज आई थॉट, यानी कि यह तो इतना ज़्यादा टफ नहीं है जितना मैं सोचता था, यानी कि ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा टफ नहीं है जितना मैं सोचता था। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं एज के साथ एज का यूज़ किया गया, ठीक है, कंपेयर करने के लिए। क्लियर हो गई? तो ये एडवर्ब के रूप में यूज़ किए जा रहे हैं, ठीक है। आपको ये भी पता होगा कि एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए एडवर्ब का ही यूज़ किया जाता है, ठीक है। लेकिन एज जब एडवर्ब के रूप में यूज़ होता है तो हमेशा एज के साथ हम एज का यूज़ करते हैं। क्लियर हो गई चीज़ें? ठीक है ना। कंजंक्शन के रूप में देखते हैं, कंजंक्शन के रूप में एज को हम कैसे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर तो एडवर्ब के रूप में यूज़ किया ना, तो यहाँ पे बेटर नहीं होना चाहिए, यहाँ पे एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री में होनी चाहिए। यहाँ पे गलती है, यानी कि ए वाले ऑप्शन पे आप टिक कर सकते हैं। लेकिन इसको बताने के लिए मैंने इन चीज़ों का सहारा लिया। इन चीज़ों पर ध्यान रखिएगा, हर एक चीज़ को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पे कंजंक्शन के रूप में देख लेते हैं, कंजंक्शन के रूप में एज को हम कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। लिखा हुआ है ही सैट वॉचिंग हर एज शी गॉट रेडी, एज शी गॉट रेडी। एज का यहाँ पे मतलब है while something else is happening, यानी कि जब कोई चीज हो रहा हो तब, while something else is happening, ठीक है। इसका मतलब ये while something else is happening, यानी कि जिस समय वो रेडी हो रही थी, she got ready, he sat watching her, वो उसे देख रहा था, ठीक। They did as I had asked, यहां पे as का मतलब ये नहीं है, यहां पे as का मतलब चेंज होगा। अब वही चीज मैं कह रहा था कि आपने as का मतलब यहां पे देख लिया, अब जहां पर भी as का मतलब देखेंगे कंजंक्शन है तो वही आप यूज कर लेंगे, लेकिन यहां पे सेंस बदल रहा है। They did as I had asked means the way in which, जिस तरीके से। They did, उन लोगों ने वैसा ही किया जैसा मैंने उनसे कहा था, ठीक है।
द वे राइट। तो आई होप ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा, अनलेस इट इज़ एक्सेप्टेड टू बोथ द पार्टीज एन आर्बिट्रेटर वुड बी ऑफ नो यूज टू सेटल दिस डिस्प्यूट। ठीक है, इसमें जो गलती है यहाँ पे देख रहे होंगे, अनलेस और अनटिल की गलती है कि कहाँ पे अनलेस यूज़ होना चाहिए और कहाँ पे अनटिल यूज़ होना चाहिए। देखिए, अनलेस जो यूज़ करते हैं हम वो कंडीशन को दिखाने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, और अनटिल जो हम यूज़ करते हैं वो टाइम को दिखाने के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब देखेंगे सेंटेंस लिखा हुआ अनलेस इट इज़ एक्सेप्टेड टू बोथ द पार्टीज़, यानी कि जब तक दोनों पार्टियों के द्वारा इसे एक्सेप्ट नहीं कर लिया जाता, एन आर्बिट्रेटर वुड बी ऑफ नो यूज़ टू सेटल दिस डिस्प्यूट, यानी आर्बिट्रेटर क्या होते हैं, जो दोनों के बीच में, यानी कि जिसके बीच में डिस्प्यूट हुआ होता है उनके बीच में ये मध्यस्थता का काम करते हैं, सुलह कराने के लिए, यानी उस मैटर को सॉल्व करने के लिए। एन आर्बिट्रेटर वुड बी ऑफ नो यूज़ टू सेटल दिस डिस्प्यूट, मतलब इस डिस्प्यूट को सॉल्व कराने में आर्बिट्रेटर का कोई यूज़ नहीं होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो हम यूज़ कर रहे हैं कि जब तक इस दोनों पार्टीज़ के द्वारा ये एक्सेप्ट नहीं कर लिया जाता, तो ये सिचुएशन, यहाँ पे कंडीशन की बात नहीं है, यहाँ पे एक टाइम की बात की जा रही है कि जिस समय तक ये एक्सेप्ट नहीं कर लिया जाता दोनों पार्टियों के द्वारा कि हमें आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करना चाहिए, ठीक है, तो तब तक ये मामला शांत नहीं होगा। जब तक दोनों पार्टी एक्सेप्ट नहीं करेंगी तब तक कोई मामला सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे हम एक टाइम के रेफरेंस में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे अनलेस की जगह पे हमें अनटिल का यूज़ करना चाहिए, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। लिखा हुआ, आई नेवर कंसीडर्ड हिम टू बी अ पर्सन हु वुड गो बैक ऑन हिज प्रॉमिस एंड देन डू नॉट इवन अपोलोजाइज, ठीक है। आपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ा होगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल ये कहता है कि अगर आपकी सेंटेंस यानी प्रिंसिपल क्लॉज अगर आपके पास्ट में है तो आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज भी पास्ट में होना चाहिए, यानी कि अगर हमने किसी चीज़ की शुरुआत पास्ट से करी है तो आगे भी सेंटेंस पास्ट के होने चाहिए, ठीक है। तो अगर इस सेंटेंस को देखें, लिखा हुआ, आई नेवर कंसीडर्ड हिम टू बी अ पर्सन हु वुड गो बैक ऑन हिज प्रॉमिस एंड देन डू नॉट इवन अपोलोजाइज, ये सिचुएशन जो है पास्ट की है। आई नेवर कंसीडर्ड हिम टू बी अ पर्सन, मैंने कभी उसे एक उस तरीके से उस पर्सन के रूप में कंसीडर नहीं किया, हु वुड गो बैक ऑन हिज प्रॉमिस, जो अपने वादे को निभाते नहीं हैं, यानी प्रॉमिस किया और फिर उसको वापस कर लिया, यानी कि वापस करने का मतलब ये है कि उसे निभाया नहीं, ठीक है। एंड देन डू नॉट इवन अपोलोजाइज, और फिर उसके बाद से इवन अपोलोजाइज तक भी नहीं किया, ठीक है। ये सिचुएशन ये होना चाहिए था, यानी कि सारी चीज़ें जब आप पास्ट की बात कर रहे हैं तो आगे के भी सेंटेंस पास्ट में होने चाहिए। तो इसको भी अगर हम पास्ट में बदल दें तो सेंटेंस हमारा सही हो जाए। तो अगर यहाँ पे हम डिड नॉट कर दें तो ये सेंटेंस सही हो सकता है, ठीक है। तो जिसने भी सी पे टिक किया होगा उसका आंसर सही होगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो फिल इन द ब्लैंक से है। देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स में 4 ऑप्शन दिए होते हैं और इन 4 ऑप्शंस में से जो सही सेंस देता है उस ऑप्शन को यहाँ पे फिल किया जाता है। तो ये ऐसे क्वेश्चन है जिसको वही कर सकता है जिसकी वोकैबुलरी बहुत ही स्ट्रांग हो, वोकैबुलरी का सेंस अच्छा हो, एक वर्ड को कई तरीके से यूज़ करना जानता हो, और यही काम हम यहाँ पे करेंगे। हम सिर्फ एक वर्ड को नहीं देखेंगे, हम सारे वर्ड्स को एक एक करके 1 बाय 1 देखेंगे और जो सही सेंस देगा उसको यहाँ पे हम रख देंगे, ठीक है ना। तो इससे हमें ये समझ में आ जाएगा कि हर एक वर्ड की मीनिंग क्या है और किस सेंस में यूज़ होता है और कौन सा यहाँ पे अप्रोप्रिएट होगा। नाउ लिखा हुआ, ही डैश हिमसेल्फ अ स्टिफ ड्रिंक बिफोर मेकिंग हिज स्टेटमेंट टू द पुलिस ऑफिसर, यानी कि पुलिस ऑफिसर के सामने स्टेटमेंट देने से पहले उसने एक स्टिफ ड्रिंक, अब क्या किया, थ्रू किया, पोर किया, फिल किया, सिप किया, चारों वर्ब हैं, लेकिन कौन सा वर्ड यहाँ पे अप्रोप्रिएट होगा ये चीज़ हमें देखना है। तो हमें सबके वर्ड्स के बारे में देखने होंगे। चलिए 1 बाय 1 करके देखते हैं। सी, यहाँ पे हमें किसी ऐसे वर्ब को फिल करना है, ठीक है, जो कि डाई ट्रांजिटिव हो। हिमसेल्फ स्टिफ ड्रिंक, यानी कि 2 ऑब्जेक्ट हैं। आपको ध्यान ये होगा कि रिफ्लेक्सिव केस के प्रोनाउन का यूज़ हम तब करते हैं जब किसी एक्शन का डूअर और उसका रेसिपिएंट दोनों एक ही होते हैं,
ठीक है ना। तो हमें इस तरीके के, क्योंकि दो दो ऑब्जेक्ट आए हुए हैं तो हमें डाई ट्रांजिटिव वर्ब को ढूंढना है, देखना है कौन सा इसमें डाई ट्रांजिटिव वर्ब है। नाउ यहाँ पे आप देखें, सबसे पहले हम इस वर्ड को देखते हैं, थ्रू को। थ्रू जो है ये थ्रो का सेकंड फॉर्म है, ठीक है। अब थ्रो को जो हम यूज करते हैं, थ्रो का मतलब क्या होता है, थ्रो का मतलब होता है फेंकना, और फेंकने का मतलब क्या होता है, हाथ से किसी चीज को फोर्सफुली आप एयर में उछालते हैं, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है, टू सेंड समथिंग फ्रॉम योर हैंड, सी समथिंग, STH, टू सेंड समथिंग फ्रॉम योर हैंड थ्रू द एयर बाय मूविंग योर हैंड और आर्म क्विकली, ठीक है ना, ऐसे। यहां पे इसके एग्जांपल्स देख सकते हैं, यू शुड नॉट थ्रो स्टोन्स एट द विंडो, ठीक है। यहां पे जो हमने यूज किया है वो हमने यूज किया है एक ट्रांजिटिव वर्ब की तरह। ये VN का मतलब होता है कि ऐसा वर्ब जिसके बाद से एक नाउन आया हो, यानी कि इसका एक ऑब्जेक्ट आया हो, और आप जानते हैं ट्रांजिटिव वर्ब भी यही होता है कि जिसके साथ, ऐसे वर्ब के साथ जिसके नाउन आना जरूरी हो, ठीक है, यानी कि इसकी मीनिंग कंप्लीट इसके बगैर नहीं होती। तो ये ट्रांजिटिव वर्ब की तरह यूज हुआ है। यू शुड नॉट थ्रो स्टोन्स, आपको नहीं फेंकना चाहिए, एट द विंडो। कैन यू थ्रो मी दैट टॉवल नाउ। अब यहाँ पे देखिए थ्रो जो यूज हुआ है वो यहाँ पे दो दो ऑब्जेक्ट आए हुए हैं। कैन यू थ्रो मी दैट टॉवल नाउ, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस, डाई ट्रांजिटिव वर्ब यूज हुआ है, मी एंड दैट टॉवल, ठीक। दे हैड अ कॉम्पिटिशन टू सी हु कुड थ्रो द फर्देस्ट। दे हैड अ कॉम्पिटिशन, यानी उनके बीच में एक कॉम्पिटिशन है। दे हैड अ कॉम्पिटिशन टू सी, ये देखने के लिए, हु कुड थ्रो द फर्देस्ट, कौन ज्यादा दूर तक फेंक सकता है, ठीक है। तो यहां पर भी मीनिंग सेम वही है, थ्रो द फर्देस्ट, जाहिर सी बात है क्विकली किसी चीज को फेंकना होगा। जस्ट थ्रो योर बैग डाउन ओवर देयर। अब यहाँ पे थ्रो का क्या मतलब है, जस्ट थ्रो योर बैग, थ्रो योर बैग, यानी किसी चीज को केयरलेसली, जस्ट थ्रो योर बैग डाउन ओवर देयर। तो यहाँ पे थ्रो का मतलब है किसी चीज को केयरलेसली रख देना, पुट केयरलेसली, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देख सकते हैं, द सी थ्रोज अप ऑल शॉर्ट्स ऑफ डेब्रिस ऑन द बीच। अब यहां पे थ्रो का मतलब क्या है, यहां पे मतलब है मूव विथ फोर्स। अब इसके पास तो है नहीं ना समुद्र के पास हाथ, वो तो फेंकेगी नहीं किसी चीज से, लेकिन द सी थ्रोज अप ऑल शॉर्ट्स ऑफ डेब्रिस, जितना उसमें उस समुद्र में डेब्रिस था सब के सब वो बाहर निकाल दिया बाय यूजिंग फोर्स, ठीक है ना। वो चीजें फोर्स के थ्रू वो बाहर सब के सब निकल के चली आई। तो यहाँ पे थ्रोज को हमने किस तरीके से यूज किया है सेंटेंस में आप देख सकते हैं, और इसे अंदाजा लगा सकते हैं यहाँ पे थ्रो यूज होना चाहिए कि नहीं यूज होना चाहिए। नाउ आते हैं हम लोग पोर वर्ब को देखते हैं कि पोर सेंटेंस में किस सेंस में यूज होता है, मोनोट्रांजिटिव और डाई ट्रांजिटिव किस तरीके से हम सेंटेंस में यूज करते हैं और उसका सेंस क्या निकलता है। पोर का मतलब होता है उड़ेलना, हिंदी में बोलते हैं उड़ेलना। उड़ेलने को इंग्लिश में किस तरीके से यूज करेंगे, टू मेक अ लिक्विड और अदर सब्सटेंस फ्लो फ्रॉम अ कंटेनर इन अ कॉन्टिन्यूअस स्ट्रीम स्पेशली बाय होल्डिंग द कंटेनर, ठीक है। जैसे आप कोई बॉटल होता है, बॉटल से पानी ग्लास में निकालते हैं, तो यू आर पोरिंग समथिंग, ठीक है ना, यू आर पोरिंग वाटर इनटू द ग्लास। तो यहाँ पे पोर करने का मतलब ये होता है कि आपने कंटेनर लिया और दूसरे कंटेनर से कॉन्टिन्यूअस स्ट्रीम में आप किसी चीज को गिरा रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम यूज करते हैं, इसको हम बोलते हैं पोर। नाउ अब ये वर्ड सेंटेंस में कैसे यूज हुआ है, देखिए यहाँ पे लिखा है शी पोर्ड बॉइलिंग वाटर डाउन द सिंक। शी पोर्ड व्हाट, बॉइलिंग वाटर डाउन द सिंक, बॉइलिंग वाटर को सिंक में पोर कर दिया, ठीक है। तो यहां पे हमने ट्रांजिटिव वर्ब की तरह यूज किया, यानी कि वर्ब और एक नाउन, मोनोट्रांजिटिव वर्ब। यहां पे देखिए पोर सम वाटर इनटू द ग्लास, पोर सम वाटर, ठीक है, इनटू द ग्लास, ये भी देखें हमने एक मोनोट्रांजिटिव वर्ब की तरह यूज किया। अच्छा, इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं, पोर समथिंग, ठीक है। देखिए पोर यहाँ पे हमने पोर समथिंग तो यूज किया, यहाँ पे हमने पोर समथिंग यहाँ पर भी यूज किया, लेकिन यहाँ पे कोई सेंस ये नहीं आ रहा था जैसे किसी को सर्व किया जा रहा हो। लेकिन ऐसे सेंटेंस में यूज जब हम करेंगे, जैसे लिखा है विल यू पोर द कॉफी,
क्या आप कॉफ़ी को पोर करेंगे? तो पोर करने का मतलब विल यू सर्व द कॉफ़ी, ठीक है। यहाँ पे पोर समथिंग का मतलब होता है टू सर्व अ ड्रिंक बाय लेटिंग इट फ्लो फ्रॉम अ कंटेनर इनटू अ कप और ग्लास। जाहिर सी बात है, किसी को जब सर्व करेंगे तो किसी चीज़ में पहले पोर करेंगे फिर सर्व करेंगे। तो यहाँ पे किसी सेंटेंस में पोर का मतलब सर्व करने से भी होता है। जैसे मैंने कहा विल यू पोर द कॉफ़ी, विल यू सर्व द कॉफ़ी, ठीक है। तो इस तरीके से आपने यूज़ किया विल यू पोर द कॉफ़ी, यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब यानी कि मोनोट्रांजिटिव वर्ब की तरह यूज़ किया। डाई ट्रांजिटिव देख सकते हैं, आई हैव पोर्ड यू अ कप ऑफ टी, पोर्ड यू अ कप ऑफ टी, दो ऑब्जेक्ट। आप इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते थे, आई हैव पोर्ड अ कप ऑफ टी फॉर यू, ठीक है। यहां पे देखिए इंट्रांजिटिव वर्ब की तरह भी यूज है, शैल आई पोर, मतलब ये आस्किंग परमिशन। इस तरीके से जब हम सेंटेंस में यूज करते हैं शैल को तो ये परमिशन के लिए हम यूज करते हैं, परमिशन मांग रहे हैं। शैल आई पोर, क्या मुझे पोर करना चाहिए, क्या मुझे सर्व करना चाहिए। तो जब भी इस तरीके से हम यूज करते हैं, यानी कि पोर को आपने देखा एक चीज को दूसरे चीज में उड़ेलना कह सकते हैं आप, उसके सेंस में आपने यूज किया, और पोर का हमने यूज किया सर्व करने के सेंस में, राइट। तो मैंने बताया कि इन दोनों वर्ड में से आप एक को सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि ये मैंने बताया फिल का मतलब अगर कोई चीज़ आधा भरा हो तो फिर आप उसको फिल करते हैं। तो यहाँ पे कोई सेंस नहीं आ रहा है, सिप का यहाँ पे कोई सेंस नहीं आ रहा है। अगर सिप का सेंस आ भी रहा है तो हिमसेल्फ यहाँ पे, यानी कि कोई चीज़ सिप कर रहे हैं, सिप जाहिर सी बात है खुद ही करेंगे, तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव केस के प्रोनाउन का यूज़ नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों ऑप्शन यहाँ से निकलेंगे, इन दोनों में से जो सही सेंस दे रहा है मेरे ख्याल से यहाँ पे पोर्ड वर्ब लेना चाहिए, ठीक है। तो जिसने भी पोर्ड ऑप्शन पे टिक किया होगा उसका आंसर सही है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, लिखा हुआ है गीता वॉज नोन टू बी अ डैश सो नोबडी इंटरेस्टेड एनी इंपॉर्टेंट वर्क टू हर। इस सेक्शन को देखिए, नोबडी इंटरेस्टेड एनी इंपॉर्टेंट वर्क टू हर, कोई भी इंपॉर्टेंट काम उसे सौंपता नहीं, इंटरेस्ट नहीं करता। क्यों नहीं करेगा कोई भी काम, कोई किसी को क्यों नहीं इंटरेस्ट करेगा? क्योंकि वो जोकर है। गीता वॉज नोन टू बी ए जोकर, जोकर होगा तो नहीं इंटरेस्ट करेगा, वर्कर होगा तो नहीं इंटरेस्ट करेगा, वर्कर होगा तो जाहिर सी बात है उसे तो सौंपेगा ही, शॉकर होगा तो नहीं इंटरेस्ट करेगा, या शर्कर होगा तो नहीं इंटरेस्ट करेगा। ठीक, यहाँ पे जो देखेंगे, जो अगर मान लो कि मुझे कोई काम सौंप रहा है और मैं काम करने का इच्छुक हूँ, मैं काम करना चाहता हूँ, तो मुझे बट ऑब्वियस ही बात है वो सौंपेगा। लेकिन अगर मैं शर्कर हूँ, शर्कर उनको इनके लिए यूज़ करते हैं। देखिए सारे के सारे नाउन हैं, आर्टिकल ए आया हुआ है यहाँ पे, तो बट ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे कोई नाउन ही आएगा, एडजेक्टिव नहीं आएगा, क्योंकि एडजेक्टिव के पहले कोई आर्टिकल नहीं आता। तो सारे के सारे नाउन ही रखे हुए हैं। तो इसमें अब जोकर, वर्कर, शॉकर, शॉकर क्या होता है? जो शॉक देता है। ऐसे लोग जो किसी को शॉक देते हैं, कोई शॉक न्यूज़ सुना दी, कोई या कोई फिल्म है, कोई, जनरली ये न्यूज़पेपर में यूज़ किए जाने वाले वर्ड्स हैं, ठीक है ना। तो शर्कर यहाँ पे अप्रोप्रिएट वर्ड होता है कि शर्कर ऐसे लोगों के लिए हम यूज़ करते हैं जो काम से जी चुराते हैं, मतलब काम करने में मन ही नहीं लगाते, पीछा छुड़ाते हैं उससे। तो शर्कर होगा तभी तो उसको कोई काम कोई नहीं सौंपता। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन पे जो टिक किया गया होगा, यानी कि जिसने भी डी ऑप्शन पे निशान लगाया होगा, उसका आंसर सही है, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को देखते हैं। द पुलिस स्प्रेड टीयर गैस डैश ऑन द प्रोटेस्टर्स। अब यहाँ पे फिल करना है इन सारे एडवर्ब्स को। कैसे मैंने पहचाना एडवर्ब है? क्योंकि ये स्प्रेड वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। द पुलिस स्प्रेड, हाउ? इनडायरेक्टली, इंटेंसिवली, इनडिफरेंटली या इनडिस्क्रिमिनेटली। तो जब पुलिस टीयर गैस को स्प्रेड करेगी तो वहाँ पे पहचानेगी तो नहीं कौन क्या है, कौन मेरा है, कौन अपना है। विदाउट थिंकिंग अबाउट द रिजल्ट वो चीज़ों को इनडिस्क्रिमिनेटली वो प्रोटेस्टर्स के ऊपर, जो प्रदर्शनकारी उनके ऊपर फेंकेगी, ठीक है। जैसे अभी दिल्ली में देखिए किसानों का आंदोलन चल रहा है, प्रोटेस्ट चल रहा है, तो उसमें जब पुलिस ने टीयर गैस को फेंका, स्प्रेड किया, तो क्या उसने किसी को पहचाना? इनडिस्क्रिमिनेटली उसने टीयर गैस को स्प्रेड किया। तो मेरे ख्याल से ये सही आंसर होना चाहिए, और सही आंसर भी है। इनडिफरेंटली का मतलब क्या होता है? इनडिफरेंटली, शोइंग नो इंटरेस्ट इन दैम, किसी में
इन समबडी समथिंग, किसी में कोई इंटरेस्ट ना शो करना। तो जाहिर सी बात है कोई यहाँ पर भी ये ऑप्शन करीबी हो सकता है, लेकिन ये वाला आंसर ये सही होगा, ठीक है। इनडिफरेंटली, इंटेंसिवली स्टडीड, इंटेंसिव केयर यूनिट से आप यहाँ जान सकते हैं आईसीयू का जो फुल फॉर्म होता है इंटेंसिव केयर यूनिट, ठीक है। तो इंटेंसिवली का मतलब बहुत ही ध्यान लगा के, बहुत ही ध्यान देना किसी को, जैसे कहते हैं इंटेंसिवली स्टडीड मतलब शोइंग अ लॉट ऑफ वर्क, ठीक है। तो इंटेंसिवली यहाँ पे ये नहीं होगा। इनडायरेक्टली, टीयर गैस को तो इनडायरेक्टली कोई फेंकेगा नहीं, तो ये ऑप्शन निकल जाता है, ये भी ऑप्शन, ये ऑप्शन भी यहाँ पे सटीक नहीं बैठता, ये वाला आंसर सही हो जाएगा इनडिस्क्रिमिनेटली, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने फिल इन द ब्लैंक्स भी देख लिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सिनोनिम्स से है, यानी कि वोकैबुलरी सेक्शन है। इसमें आपको एप्रोप्रिएट आंसर देना है, यानी कि इसमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जो सिमिलर मीनिंग देता है डिफरेंस के। तो डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस का मतलब होता है रिस्पेक्ट, बिहेवियर that you shows, behavior that you shows you respect somebody something। डिफरेंस का मतलब होता है किसी को रिस्पेक्ट देने से, ठीक है। ये आपके बिहेवियर को शो करता है, ये दिखाता है कि यू रिस्पेक्ट समबडी। इनडिफरेंस का मतलब होता है a lack of interest, of feelings, ठीक है। सिंपैथी आप जानते ही हैं, सिंपैथी, दया, रिस्पेक्ट जानते ही हैं। फ्लैटरी क्या होती है? फ्लैटर वर्ड से बना हुआ है, चापलूसी जिसको आप बोलते हैं। तो डिफरेंस का जो सही सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा रिस्पेक्ट, ठीक है। वर्ड है इंट्रपिड। इंट्रपिड का मतलब होता है वेरी ब्रेव, नॉट अफ्रेड ऑफ डेंजर, नॉट अफ्रेड ऑफ डेंजर। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका सही सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? टॉकेटिव तो होगा नहीं। डिटर्मिन टू डू समथिंग, डिटर्मिन का मतलब एडमंट, ठीक है। एम्बिशियस, एम्बिशियस यंग लीडर, एम्बिशियस आप यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे एम्बिशियस नहीं होगा, डिटर्मिन नहीं होगा, टॉकेटिव नहीं होगा, तो फिर क्या बचा यहाँ पे? फियरलेस तो दिख ही रहा है, ठीक है। उस ऑप्शन पे टिक कर सकते हैं।